नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। फिर हम एक बार चलते हैं कोरोना वायरस की ही ओर, यानी कोविड को लाने वाले एजेंट की ओर। क्या हम लोग कोरोना वायरस के इसी तरह नए नए स्ट्रेन का इंतज़ार करते रहेंगे? नए नए स्ट्रेन पैदा होते रहेंगे, उसमें म्यूटेशन होता रहेगा, उसमें जेनेटिक्स में चेंज आता रहेगा और नई नई वैरायटी पैदा होगी। और क्या हम लोग इसी तरह से सबके लिए अलग से सिस्टम बनाते रहेंगे और बार बार परेशान होंगे? हम अपने नेशनल लाइफ को किस तरह से ठप कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि कितनी बीमारियां पैदा होती रहेंगी और हम कब तक निपटते रहेंगे। तो क्या सारी इस तरह की सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कोई एक निदान नहीं हो सकता है जो कि सब में कारगर हो? ले दे करके फिर हम वहीं पर आते हैं, हम अपने रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी पर और अपने भारतीय प्राचीन परंपरागत तरीकों पर, घरेलू तरीकों पर और आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक तरीकों पर। क्या हमारे प्राकृतिक तरीके ऐसे नहीं थे या हैं जो कि हर प्रकार की इस तरह के विषाणुओं से निपट सकें? प्राचीन काल से हम विषाणुओं से निपटते आए हैं। हमारा विज्ञान अभी से हजारों साल पहले भी बहुत उन्नत था, कम से कम भारत का तो था ही। तरह तरह के विषाणुओं की और तरह तरह के एजेंट्स की और ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है और ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है और किस मौसम में क्या क्या रोग पनप सकते हैं। और हमारा वैज्ञानिक जो विधान था, विधा थी, वो बहुत ही समुन्नत थी। और हम उस समय हम समझ लेते थे कि किस तरह की चीज़ों को बड़े सामान्य तरीके से निपटा जा सकता है, कि इनसे बचा जा सकता है, कैसे परहेज कर सकते हैं और क्या क्या औषधियाँ हम बना सकते थे। वे तभी बहुत समुन्नत थी। क्या क्या घरेलू तरीके हम अपना सकते हैं अपने इम्यूनिटी को, अपने रेजिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, जिससे कि कोई भी वायरस आए, कोई भी बैक्टीरिया आए, हम उसे यथासंभव खुद ही बखुद निपट लें। क्या नीम, हल्दी, तुलसी, दालचीनी, गिलोय आदि के काढ़े का समय आ गया है? अब तो लगता है कि आ गया, क्योंकि इस तरह के घरेलू उपाय यदि हम करते हैं तो आज भी वायरस कोई भी हो, बैक्टीरिया कोई भी हो, उससे उत्पन्न जो टॉक्सिन है वे ना हमें हार्म करते हैं। उससे उत्पन्न जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स को छिन्न भिन्न करते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा कोई उपाय करने की सोचें जो कि उनके असर को ही कम करती है। तो इससे बहुत हद तक बचाव हो भी सकता है। हम अपने प्राचीन तरीकों की ओर भी ध्यान दें। दवाओं को विकसित करने के साथ साथ, वैक्सीन को विकसित करने के साथ साथ हम अपने पुराने तरीकों को भी मद्देनज़र रखें और घरेलू तरीकों को अपनाएं। दूध में हल्दी उबाल कर पीना, तुलसी का काढ़ा पीना, अदरक का सेवन, शहद, गुड़ और दालचीनी का सेवन, नीम, तुलसी आदि का सेवन, गिलोय के माध्यम से शरीर के रक्त को शुद्ध करने का उपाय। अभी भी हमारे सामने ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि रक्त शुद्ध बना रह सकता है, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया जो भी टॉक्सिन आकर डालेंगे शरीर में, उनको हम कुछ हद तक मिटा सकें। तो यदि कुछ हद तक ये संभल जाते हैं जिससे कि हम कम से कम सांसों की समस्या की ओर से निश्चिंत रह सकें, तो वैसे में बचाव घरेलू तरीकों से भी कुछ हद तक हो सकता है। तो हम अपने रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी को बढ़ाने पर भी साथ साथ तरजीह दें। और वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन बन जाए, वैक्सीन आ जाए और पब्लिक को वैक्सीन हासिल हो तो तब तो पूर्ण समाधान होगा। लेकिन जब तक नहीं वैक्सीन, नए नए स्ट्रेन्स की वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो रही है, तब तक हमें प्राचीन तरीकों की ओर भी या घरेलू तरीकों की ओर भी या दादी नानी के नुस्खों की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा प्राचीन वैज्ञानिक काल भी कोई बहुत साधारण नहीं था। प्राचीन समय में भी गमछे से मुंह नाक ढकने की परंपरा जहाँ तहाँ थी। तो आज का मास्क क्या उस गमछे के इक्विवेलेंट नहीं है? तो हम
घरेलू तरीकों की ओर यदि ध्यान दें तो हमें खुद ब खुद बहुत तरीके के निदान की ओर ध्यान जाएगा। और यदि इतनी बड़ी समस्या को हम छोटे तरीके से भी यदि कुछ कम कर ले तो एक मदद हो ही जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।